आज का ये दौर 21वीं सदी का ये दौर है और इस दौर में चाहे गांव हो या शहर हो, हर जगह मोबाइल पहुंच चुका है। इस 21वीं सदी के दौर में मनुष्य चाहे तो किसी भी चीज की कल्पना पलक झपकते कर सकता है, उसको हासिल करने की बात कर सकता है। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में समय की कमी तो थी ही, और इस समय की कमी के वजह से वो अपने परिवार पर इतना ध्यान नहीं दे पाता है जितना कि उस व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए था। महिला ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया और सहारा लेने के बाद उसकी कुछ पाने की चाहत होती है। उस चाहत को पाने के लिए वो सब कुछ करती है। शायद उसकी वो चाहत पूरी नहीं हो पाती है, लेकिन वो महिला प्यार में पड़ जाती है और जैसा महिला कर रही थी ठीक वैसा ही उसकी बेटी देखा देखी करने शुरू कर देती है। यानी कि माँ और बेटी दोनों प्यार में पड़ जाती हैं, दोनों को प्यार हो जाता है। वो दोनों कहीं ना कहीं अपने रिश्तों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, धोखा दे रहे थे, और इस खिलवाड़ के चक्कर में, इस धोखे के चक्कर में एक दो नहीं बल्कि तीन तीन कत्ले हो जाती हैं। और जब इन तीन कत्लों की गूंज लोगों तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि समाज में ऐसे भी कुछ लोग हैं। जो कुछ लोग अपने माँ बाप को धोखा दे रहे थे, तो कोई अपने पिता को धोखा दे रहा था, तो कोई अपने पति को धोखा दे रहा था, तो कोई अपने माँ बाप भाई बहन यानी कि परिवार के हर एक सदस्य को धोखा दे रहा था। और इस धोखाधड़ी के चक्कर में एक दो नहीं बल्कि तीन जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। और शायद सबक है उन लोगों के लिए कि कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उसे परखना चाहिए। नमस्कार, मैं विपिन। स्वागत है आप सभी का डेली खबरें विद विपिन में। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश में। एक जिला पड़ता है बलरामपुर, उसी जिले में एक गांव पड़ता है दहेजबार। दरअसल उसी प्रदेश का यानी उसी जिले का एक किसान होता है जिसका नाम होता है रामनाथ। रामनाथ अपने खेतों पे जाता है धान के खेत देखने के लिए। ये देखने के लिए जाता है कि उसके धान पक चुके हैं या नहीं। जैसे वो अपने खेत पर पहुंचता है, इधर उधर घूम रहा था खेतों में, तभी उसके पैरों के नीचे एक मानव का कंकाल यानी कि खोपड़ी आकर लग जाती है। वो किसान उस कंकाल को, उस खोपड़ी को हाथ में उठाता है, देखता है, देखने के बाद फेंक देता है। फिर जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ता है, तभी एक और खोपड़ी उसके पैरों के तले आके लग जाती है। उन खोपड़ियों को देखने के बाद उस किसान की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। वो और भी खोजने तलाश करने में आगे बढ़ता है। जैसे आगे बढ़ता है तो तीसरी खोपड़ी भी उसको मिल जाती है। अब वो तीसरी खोपड़ी देखने के बाद उसकी जो जिज्ञासाएं थी और देखने की, वो भी बढ़ रही थी, और साथ ही साथ उसको डर भी लग रहा था, यानी कि उसका डर भी जो है धीरे धीरे बढ़ रहा था। इसके बाद वो उस खेत से गांव की ओर काफी तेजी से दौड़ता है और दौड़ने के साथ ही जोर जोर से गांव वालों को आवाज लगाता है। उस रामनाथ की आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग रामनाथ की तरफ दौड़ पड़ते हैं, ये देखने के लिए कि आखिर क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा है। गांव के लोग आते हैं, रामनाथ से पूछते हैं कि रामनाथ क्या बात है, तुम क्यों शोर मचा रहे हो, क्यों परेशान हो। रामनाथ बताता है कि मेरे जो धान के खेत हैं, उस धान के खेत में तीन कंकाल मैंने देखे हैं, शायद किसी ने जान से मारकर उन्हें वहां फेंक दिया है। इस बात की गूंज गांव के आसपास के लोगों तक पहुंच जाती है, पूरे गांव में पहुंच जाती है। धीरे धीरे गांव के सैकड़ों लोग आकर वहां इकट्ठा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। इसके बाद इस घटनाक्रम की गूंज जो होती है नजदीकी पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाती है, वहां के थानेदार तक पहुंच जाती है। वहां का जो थानेदार होता है वो अपने उच्च अधिकारी यानी कि एसएसपी को फोन करता है और सारे घटनाक्रम के बारे में बताता है। वो कहता है कि साहब, इस गांव में एक धान का खेत है, उस धान के खेत में मानव के तीन कंकाल मिले हैं, यानी ऐसा लग रहा है तीन कत्ल करके वहां किसी ने फेंक दिया है। चूंकि तीन कत्ल है, ये बड़ा मामला है, तो इसकी जांच करनी पड़ेगी। एसएसपी भी मौके पर भारी फोर्स के साथ वहां पहुंच जाते हैं और साथ ही फॉरेंसिक टीम भी वहां पहुंच जाती है।
पुलिस जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। फॉरेंसिक टीम जो होती है वो भी जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। दरअसल ये बात 15 नवंबर 2024 के सुबह की है। सुबह से शाम हो जाती है। उस खेत में पुलिस को मानव के पूरे हड्डियां मिल जाती हैं, मानव का पूरा कंकाल मिल जाता है, यानी कि हड्डियों का एक भी हिस्सा गायब नहीं होता है। पुलिस उन हड्डियों को, उस मानव कंकाल को जोड़ती है और देखती है तो पता चलता है कि एक जो कंकाल है वो एक बालक का होता है और जो दो अन्य कंकाल होते हैं वो महिलाओं के होते हैं। अब पुलिस सोचने लगती है कि आखिरकार ये तीनों लाशें ये धान के खेत तक कैसे पहुंची। इसके बाद पुलिस सोशल मीडिया के माध्यम से इन तीनों लाशों के बारे में सूचना देती है, सूचना प्रसारित कराती है कि अगर आपके किसी भी परिवार के ये सदस्य हो, अगर गायब हुए हों तो कृपया मुझसे संपर्क कीजिए। इसके अलावा आसपास के थानों में भी इसकी सूचना दे दी जाती है और साथ ही आसपास के जो जिले होते हैं वहां भी इसकी सूचना दे दी जाती है। फिर घटना स्थल से करीब 80 किलोमीटर दूर एक थाना पड़ता है कुसमी। कुसमी थाना से फोन जाता है। वो बताते हैं कि हमारे थाने पे 4 अक्टूबर 2024 को एक ही परिवार के 3 लोगों के खोने की यानी कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस फोन कर बताती है कि एक व्यक्ति है जो पारा का निवासी है, जिसका नाम सूरजदेव है। उसके घर के 3 सदस्य खो गए होते हैं, जिसकी उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई होती है। उसकी पत्नी कौशल्या ठाकुर, जिसकी उम्र 40 वर्ष होती है, उसकी बेटी मुस्कान, जिसकी उम्र 17 साल होती है, और उसका बेटा मिंटू, जिसकी उम्र लगभग 6 साल के आसपास होती है। ये तीनों खो गए होते हैं। इन तीनों की रिपोर्ट उसने 4 अक्टूबर 2024 को गुमशुदगी की थाने में दर्ज करवाई होती है। इसके बाद पुलिस सूरजदेव से संपर्क करती है, उसको मौके पे बुलाती है। सूरजदेव अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ मौके पर पहुंच जाता है। सूरजदेव जैसे ही वहां पहुंचता है, यानी कि धान के खेत के पास पहुंचता है, उसको कुछ चीजें दिखाई जाती हैं, जैसे कि साड़ी दिखाई जाती है, लेगी दिखाई जाती है और साथ ही कपड़ा दिखाया जाता है। कपड़ा देखकर सूरजदेव जोर जोर से फुट फुट कर रोने लगता है। उसके रोने की आवाज, उसके रोने हुए चेहरे को देखकर वहां मौजूद गांव के सैकड़ों लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। इसके बाद रोता हुआ सूरजदेव उठता है और एसएसपी से शिकायत करता है। वो कहता है कि साहब, अगर जो थानेदार हैं अगर पहले इस मामले में वो ध्यान दिए होते और अच्छे से काम किए होते तो शायद हमारे बीबी और बच्चे जिंदा होते। थानेदार ने सही तरीके से ईमानदारी से काम नहीं किया। एसएसपी कहते हैं कि थानेदार कहाँ है। थानेदार का नाम होता है जितेंद्र जायसपाल। एसएसपी उसको बुलाते हैं और वाकई जितेंद्र जायसपाल की इसमें भूमिका होती है। वो वाकई इसमें दोषी पाया जाता है, यानी कि उसकी इसमें लापरवाही होती है, जिसकी वजह से एसएसपी ने उसे लाइन हाजिर कर दिया और लाइन हाजिर करने के बाद दूसरे पुलिस ऑफिसर को कुसमी थाना क्षेत्र का थानाध्यक्ष बनाता है और कहता है कि आज से इस मामले की जांच तुम ही करोगे और इसमें क्या हुआ है पता करके जल्द से जल्द मुझे बताओ। तो पता चलता है कि 26 सितंबर 2024 को परिवार के 3 सदस्य गायब हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये था कि अचानक से वो गायब तो हो जाते हैं, और गायब क्यों होते हैं, उन्हें किसने गायब किया था, वो इतनी 80 किलोमीटर दूर उनकी लाशें यहाँ कैसे पहुंच जाती हैं, वो अपने मर्जी से आते हैं या उन्हें कोई पहुंचाया होता है। मतलब बहुत सारे सवाल होते हैं, पुलिस के मन में भी होते हैं, लोगों के मन में भी होते हैं। लोग जानने के उनके मन में उत्सुकताएं होती हैं कि आखिर ये कत्ल कैसे हुआ, किसने किया और क्यों किया। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि अपने घर से 80 किलोमीटर दूर इस धान के खेत में ये तीनों लाशें कैसे पहुंची, ये सबसे बड़ा सवाल था। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही होती है, पड़ताल कर रही होती है। उनकी लाश को मिले 51 दिन से ज्यादा हो चुका था, लेकिन अब तक अपराधी इनके गिरफ्त में नहीं हो पाया था। हालांकि पुलिस उन तीनों लाशों का डीएनए सैंपल भी लेती है और पड़ताल कराती है कि आखिरकार जो 3 सदस्य उनके घर के गायब हैं ये वही हैं या कोई और लाशें हैं। इसके बाद पुलिस उनके मोबाइल नंबर की सीडीआर निकलवाती है। सीडीआर के माध्यम से, यानी कि कॉल डेटा रिकॉर्डिंग के माध्यम से, जितने भी लोग उन लोगों के संपर्क में आए होते हैं उन सभी से पुलिस बारी बारी से पूछताछ करती है। इसके बाद एक नाम निकल के आता है एक व्यक्ति का, जिसका नाम होता है
मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी झारखंड प्रदेश के एक बड़ी बड़गड़िया गांव पड़ता है, वहीं का वो निवासी होता है। 19 नवंबर 2024 को मुख्तार अंसारी को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है। जब पूछताछ करती है तो पुलिस से पहले तो वो गोल मलोल बातें करता है, इधर उधर की बातें करता है। जब पुलिस उससे सख्ती से पूछती है, यानी कि अपने तरीके से पूछती है, तो वो आसानी से उन 3 कत्लों का इल्जाम अपने सर पे लेता है। अब यहां से पुलिस को मुख्तार अंसारी पे यकीन नहीं हो रहा था, शक हो रहा था कि 3 कत्लें होती हैं और इन 3 कत्लों को अकेला ये कैसे कर सकता है। यानी कि पुलिस को लगता है कि इसमें कुछ न कुछ झोल है। अब पुलिस मुख्तार अंसारी से पूछती है कि तुम कौशल्या ठाकुर के संपर्क में कैसे आ गए। अब वो कहता है कि साहब, वो तो तंत्र मंत्र का काम करता है, बल्कि कौशल्या ठाकुर उसके संपर्क में आती है। वो कुछ तंत्र मंत्र करवाना चाहती है, जिसकी वजह से मैं उसकी कुछ मदद कर देता हूँ और जिसके बाद से उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती प्यार में बदल जाती है। प्यार का परवान कब सर चढ़कर बोलने लगता है, इसका पता ही नहीं चल पाता है। इसके बाद मुख्तार अंसारी का कौशल्या ठाकुर के घर आना जाना शुरू हो जाता है। हालांकि इस बात का पता उसके पति को भी होता है, लेकिन वो इसका विरोध नहीं कर पाता है। ऐसे ही लगातार आना जाना शुरू रहता है। अब ये मुख्तार अंसारी का एक छोटा भाई होता है जिसका नाम आरिफ अंसारी होता है। वो उसी क्षेत्र के आसपास में ठेकेदारी का काम करता रहता है, अच्छा खासा पैसा कमाता है। वो बड़े भाई को देखकर उसका भी उस घर में आना जाना शुरू हो जाता है। हालांकि कौशल्या ठाकुर का मेल मिलाप तो बड़े भाई यानी कि मुख्तार अंसारी से हो गया होता है, लेकिन कौशल्या ठाकुर की एक बेटी होती है जिसकी उम्र 17 साल होती है, जिसका नाम मुस्कान होता है। उसका मेल मिलाप आरिफ अंसारी से हो जाता है। आरिफ अंसारी अच्छा खासा पैसे कमाता था। वो जितने भी पैसे कमाता था वो सारा का सारा पैसा उस लड़की के ऊपर खर्च कर देता था। इसके वजह से लड़की भी खुश रहती थी और आरिफ अंसारी भी खुश रहता था। उन दोनों के ऐसे संबंध बन जाते हैं जैसे कि पति पत्नी की तरह दोनों रहने लगते हैं। हालांकि इस बात को माँ जानती थी कि नहीं जानती थी, इसका तो नहीं पता, लेकिन जिंदगी बड़ी ही मजेदार गुजर रही थी। लेकिन उधर आरिफ अंसारी के बूढ़े माँ बाप होते हैं जिनकी तबीयत लगातार खराब होने लगती है। ना तो उनका इलाज हो पाता है और ना ही उनके पास पैसे पहुंच पाते हैं। इस बात को लेकर आरिफ अंसारी घर में कलेश शुरू हो जाता है। उसका जो बड़ा भाई मुख्तार अंसारी होता है, वो छोटे भाई आरिफ को समझाता है। वो कहता है कि सारे के सारे पैसे तुम इधर खर्च कर दे रहे हो तो घर परिवार कैसे चलेगा। लेकिन जो छोटा भाई आरिफ होता है अपने बड़े भाई के इस बात से नाराज हो जाता है। एक दिन 26 सितंबर 2024 को मुख्तार अंसारी कौशल्या ठाकुर के घर जाता है और कौशल्या से पूछता है कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो हम लोग बेतला चलते हैं पार्क में, वहाँ नेशनल पार्क भी घूमेंगे और बगल में गरबा है वहाँ भी घूमकर आएंगे। कौशल्या कहती है कि मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं चल सकती हूँ। इसके बाद जो उसकी बेटी होती है जिसकी उम्र 17 साल होती है, नाम मुस्कान होता है, उससे भी पूछा जाता है। वो कहती है कि मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी चलूंगी। जब छोटे बेटे से पूछा जाता है तो बेटा कहता है कि जब मम्मी जा रही है और बहन जा रही है तो मैं भी चलूंगा। अब वो तीनों तीनों मुख्तार अंसारी के बाइक पर बैठ जाते हैं और वहां से करीब 80 किलोमीटर दूर चांदो से होते हुए बलरामपुर पहुंचते हैं। उसी बीच में रास्ते में यानी चांदो में मुख्तार अंसारी का छोटा भाई आरिफ की नज़र उन तीनों पे पड़ जाती है। रोकता है, उनसे बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद उनसे पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। वो बताते हैं कि वो बेतला जा रहे हैं, बलरामपुर जा रहे हैं, वहीं रात भर रहेंगे, घूमेंगे, फिर आएंगे। इसके बाद धीरे धीरे आरिफ भी उनके साथ वहां पहुंच जाता है। वो तीनों रात में एक साथ सभी लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सभी अपने अपने बिस्तर पे जाके सो जाते हैं। जैसे ही आधी रात ढलती है, आरिफ अंसारी की आंखें खुलती हैं। वो उस लड़की मुस्कान के पास जाता है और मुस्कान के पास जाने के बाद उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। चूंकि मुस्कान साफ साफ उसको मना कर देती है। इससे पहले भी आरिफ कई बार पूछ चुका था और इससे पहले भी मुस्कान उसको कई बार मना कर चुकी थी। इसीलिए आरिफ इन बातों को सुन के गुस्सा करने लगता है और इसके बाद चाकू निकाल के मुस्कान के पेट में 2 बार वार करता है। उसकी चीखें निकल जाती हैं। उसकी चीखों को सुनकर उसके माँ की आंखें खुल जाती हैं। माँ अपने बेटी की तरफ दौड़ती है उसको बचाने के लिए। तभी ये शोर सुनकर मुख्तार अंसारी भी जग जाता है। मुख्तार अंसारी देखता है कि बेटी तो
काफी घायल है, ये शायद बच पाएगी। इसके बाद पास में ही एक कुल्हाड़ी पड़ी होती है। कुल्हाड़ी को मुक्ता अंसारी उठाता है और कौशल्या ठाकुर के सर पे वार कर देता है। जैसे ही वार करता है, कौशल्या ठाकुर जमीन पे गिर जाती है। इसके बाद उसके गिरने की आवाज को सुनकर उसका जो छोटा बेटा होता है वो भी जग जाता है। माँ और बहन चिल्लाते चिल्लाते उन लोगों की तरफ बढ़ता है। इसके बाद मुख्तार अंसारी उस कुल्हाड़ी से उस छोटे बेटे को भी मार देता है। यानी तीनों के तीनों जमीन पर तड़प रहे होते हैं। इसके बाद इत्मीनान से उन तीनों की हत्या कर दी जाती है और हत्या करने के बाद वहां से उनके लाश को छिपाने के लिए नजदीकी गांव होता है दहेज बार, उस गांव में लेकर जाते हैं। गांव में लेकर जाने के बाद एक धान का खेत होता है। चूंकि धान जो होता है अभी छोटा छोटा होता है, उस धान के खेत में उन तीनों लाशों को फेंक देते हैं और वहां से सीधा वो अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद साफ सफाई करते हैं। साफ सफाई करने के बाद मुक्ता अंसारी अपने गांव झारखंड चला जाता है और जो छोटा भाई आरिफ होता है वो महाराष्ट्र की ओर फरार हो जाता है। और उन्हें लग रहा था कि शायद वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे, इस घटनाक्रम का खुलासा नहीं होगा। लेकिन 51 दिन बाद जिस धान के खेत में उन्होंने लाशें फेंकी थी, उस धान के खेत के मालिक को वो तीनों लाशें मिल जाती हैं। इसकी सूचना पुलिस तक पहुंचती है। पुलिस सीडीआर के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचता है, उन आरोपियों तक पहुंचता है, उन्हें गिरफ्तार करती है पुलिस और जेल भेज देती है। जब पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा करती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक माँ ऐसा कदम कैसे उठा सकती है, एक पत्नी अपने पति को धोखा कैसे दे सकती है, एक बेटी अपने माँ बाप को धोखा कैसे दे सकती है, पैसों के लालच में इतना कैसे गिर सकती है। रिश्तों के मकड़ जाल में एक ऐसे रिश्ते को जन्म दिए रहे थे जिसको ना तो समाज इजाजत देता है और ना ही कोई इजाजत देता है और ना ही आपकी अंतरात्मा इजाजत देती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपका दिल दुखाना नहीं है। बस आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है कि झूठ के बुनियाद पर रखे गए रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते, जैसा कि इस पूरे कहानी में यानी कि प्रेम कहानी में बताया गया है। सभी के सभी लोग बस अपनी जरूरतें पूरी कर रहे होते हैं। वो पत्नी होती है, जो माँ होती है, वो अपनी जरूरतें पूरी कर रही होती है। जो तांत्रिक होता है वो अपनी जरूरतें पूरी कर रहा होता है और जो बेटी होती है 17 साल की, वो अपनी जरूरतें पूरी कर रही होती है और जो उसका छोटा भाई आरिफ अंसारी होता है वो अपनी जरूरतें पूरी कर रहा होता है। यानी कि सभी के सभी अपनी जरूरतों को पूरी करने में एक नए रिश्ते को जन्म दे रहे थे, जिसकी कभी समाज इजाजत नहीं देता है, जिसकी कभी अपनी अंतरात्मा इजाजत नहीं देती है। दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एक नई सच्ची घटना के साथ एक नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।